नमस्ते और जय हिंद। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था और उस टॉपिक का नाम था साइज इज़ नॉट एवरीथिंग, मतलब साइज सब कुछ नहीं होता। और मैंने ये भी बताया था कि वो जो वीडियो थी वो इस टॉपिक का पहला भाग थी, मतलब मैंने उस टॉपिक को दो अलग भाग में, मतलब दो अलग अलग वीडियो में डिवाइड किया हुआ है। पिछली वीडियो जो थी वो थी साइज इज नॉट एवरीथिंग पार्ट 1। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका नाम है साइज इज नॉट एवरीथिंग पार्ट 2। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी इस वीडियो को रोक दीजिए, पहले उस वीडियो को देखें, यानी पार्ट 1 को देखें, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा इस वीडियो में। तो पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, तभी आपको कुछ समझ आएगा। और आपको वो वीडियो का लिंक अभी आपको आई बटन मेंशन हो रहा होगा वीडियो के स्क्रीन के टॉप राइट स्क्रीन के टॉप राइट पे आपको मेंशन हो रहा होगा आई बटन, तो आप उसे क्लिक करें, वहाँ पे वो वीडियो दिखेगी आपको। उसके अलावा मेरी कुछ पुरानी वीडियोस भी दिखेंगी, तो आपको जो वीडियो देखनी हो या फिर आपको सारी वीडियो देखनी हो आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। The system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि कैसे अफजल खान ने अनेक प्रयास किए जिससे वो छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा सके या फिर उन्हें रोक सके और या फिर अपने जाल में फंसा सके। लेकिन जब अफजल खान को लगा कि वो गुस्सा दिखाकर, एग्रेशन दिखाकर या फिर बलपूर्वक छत्रपति शिवाजी महाराज को काबू नहीं कर सकता, उन पर दबाव नहीं बना सकता, तो उसने वो करने की सोची जो वो अक्सर करता है, छल करना, धोखा देना। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान दोनों के बीच ये निर्णय हुआ कि दोनों आपस में एक भेंट करेंगे, एक मीटिंग करेंगे। और मीटिंग के लिए जो जगह तय की गई वो प्रतापगढ़ में ही थी। और जो प्रतापगढ़ का किला था वो किला ही उस किले के नज़दीक ही एक बड़ा सा एक आलीशान तंबू बनाया गया, एक टेंट बनाया गया, और उस टेंट में ही दोनों के बीच मीटिंग होने वाली थी। ये बात तय की गई थी कि दोनों कोई भी बड़ा हथियार, जो बड़े हथियार होते हैं, जो साइज़ में बड़े होते हैं, वेपन्स जैसे कि तलवार हो गया, तो ऐसे कोई भी हथियार लेकर नहीं आएंगे। हाँ, अगर उनके अंगरक्षक चाहे तो हथियार लेकर आ सकते हैं। उनके अंगरक्षक जो होते हैं, उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं दोनों के, उनको हथियार अपने साथ लेकर रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये निर्णय हुआ दोनों के बीच और भेंट की तारीख तय की गई 10 नवंबर 1659। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान दोनों के बीच मुलाकात होने वाली थी। और दोनों के साथ उनके नेगोशिएटर थे। नेगोशिएटर वो लोग होते हैं पहले के समय में जब दो देशों के राजा या फिर प्रधान आपस में जब मीटिंग करते थे, किसी भी विषय पे चर्चा करते थे, तब उन दोनों राजाओं के साथ या उन दोनों मंत्रियों के साथ उनके अपने राजदूत साथ में जाते थे, या यूँ कहो नेगोशिएटर साथ में जाते थे। दोनों के बीच, दोनों राजाओं के बीच जब भी कोई डिस्कशन होता था, मतलब पूरे डिस्कशन, थ्रू आउट द डिस्कशन, वो जब भी कोई डिसीजन लेते थे, जब भी कोई पॉइंट रखते थे, तो वो दोनों तरफ के जो नेगोशिएटर होते थे वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रखते थे। और कोई भी डिसीजन लिया जाता था, कोई भी फाइनल डिसीजन लेते थे, तो वो दोनों के इंटरफेरेंस के बिना नहीं लेते थे, दोनों का इन्वॉल्वमेंट उस डिसीजन में होता ही था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो नेगोशिएटर थे उनका नाम था पंत जी गोपीनाथ, और अफजल खान के साथ जो नेगोशिएटर उनके साथ आए थे उनका नाम था कृष्णा जी भास्कर। दोनों के साथ उनके अंगरक्षक, मतलब बॉडीगार्ड भी थे। अफजल खान के साथ जो उनका बॉडीगार्ड था वो था सैयद बंडा, और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो उनके अंगरक्षक थे उनका नाम था जीवा महल। और तंबू के आसपास भी कुछ सैनिक थे, दोनों पक्ष के, दोनों साइड के, अफजल खान के पक्ष के भी और छत्रपति शिवाजी महाराज के पक्ष के भी। तो इस तरह से तैयारियां शुरू हो गई। प्रतापगढ़ की जगह को चुनना, प्रतापगढ़ को ही चुनना मीटिंग के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ को इसलिए चुना
क्योंकि प्रतापगढ़ के किले के आसपास जंगल का इलाका है, बहुत ही घना जंगल है और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। इसलिए मराठा सैनिकों के लिए वहाँ पर छुप कर रहना और वहाँ से छुप कर वार करना वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। एक बहुत बड़ी लीड मिल सकती थी उन्हें, एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि प्रतापगढ़ का जो किला है, प्रतापगढ़ के किले को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। प्रतापगढ़ के किले को बनवाने में जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल निभाया है वो भी छत्रपति शिवाजी के जानकार हैं। उनका नाम था मोरोपंत पिंगले। उन्होंने प्रतापगढ़ के किले को बनवाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। और प्रतापगढ़ का किला जो है और वो आसपास की जगह, प्रतापगढ़ के किले को बने में ज़्यादा समय नहीं हुआ था, वो एकदम नया किला था। और इसीलिए शत्रु को इस बात की बहुत कम जानकारी होगी कि उस किले के आसपास जंगल के इलाके कौन सी जगह छुप सकते हैं, कहाँ से छुप कर वार कर सकते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर छुप के दुश्मन को हम नहीं दिख सकते। तो ऐसी जानकारी शत्रु को बहुत कम हो सकती है, क्योंकि एक नई जगह है, किला नया बना हुआ है, तो उसके आसपास की जगह के बारे में जो हमारे एनिमी हैं उनको कोई जानकारी नहीं थी। और मोरोपंत पिंगले शायद उन रेयर लोगों में से थे, उन कुछ लोगों में से ही थे जिनको इस किले और इस आसपास की जगह के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। जिस प्रकार छत्रपति ने अपनी सेनाओं को और अपने सेनापतियों को जिस तरह तैनात किया था उन्होंने अलग अलग जगह पर, वे बहुत ही अप्रिशिएटिंग था। नेताजी पालकर को छत्रपति ने सैनिकों के साथ वाई के नज़दीक रहने को कहा था। वाई के नज़दीक क्यों? क्योंकि देखा जाए तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जब अपने कैंपेन की शुरुआत की थी अफजल खान ने अपनी कैंपेन की शुरुआत की, वो बीजापुर से निकला और वो वाई पे पहुंचा, तो वाई पे उसका हेडक्वार्टर था। तो अगर यहाँ पे कुछ लड़ाई होती है, प्रतापगढ़ में कुछ भी अगर हलचल होती है, अगर दोनों पक्ष के सैनिकों के बीच कुछ लड़ाई होती है, तो अगर वहाँ से कोई मदद आए, अगर वहाँ से कोई मदद बुलाता है अफजल खान, तो जो नेताजी पालकर हैं वो और उनके साथ के जो सैनिक, वो वहाँ पे उन सैनिकों को, अफजल खान के सैनिकों को रोक के रखेंगे। मोरोपंत पिंगले को छत्रपति ने अपने काफ़ी नज़दीक रखा था। परघाट नाम की एक जगह है जो प्रतापगढ़ के नज़दीक है, तो वहाँ पर मोरोपंत पिंगले थे कुछ सैनिकों के साथ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मोरोपंत पिंगले प्रतापगढ़ के किले और प्रतापगढ़ के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे और दुश्मन से बहुत ज़्यादा जानते थे। कान्होजी जेदे को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सबसे नज़दीक रखा था। किले के आसपास और खासकर उस मंडप के आसपास हबशी सैनिकों की टुकड़ी थी जो हबशी ट्रूप्स थे। तो कान्होजी जेदे को कुछ सैनिकों के साथ उन्होंने, यानी छत्रपति ने हबशी सैनिकों पर, हबशी ट्रूप्स पर नज़र रखने को कहा था, ताकि अगर वो बीच में आते हैं, अगर हबशी सैनिक बीच में आते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तो हबशी ट्रूप्स को रोकने का काम कान्होजी जेदे करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी सेनाओं को और अपने सेनापतियों को सही जगह तैनात किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद की सुरक्षा के लिए भी, खुद की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी सारी व्यवस्था की थी। भेंट में जाने से पहले उन्होंने सारी तैयारियां की थी। जैसे कि जो पगड़ी वो पहनते थे, वो जो पगड़ी पहनते थे, अगर आपको पता हो, जो उनकी आइकॉनिक, उनकी फेमस वो जो पगड़ी थी, उनका जो टर्बन है जो इतना फेमस है, जब भी उसको देखते हैं तब उन्हीं का ख्याल आता है, छत्रपति का। तो उन्होंने उस पगड़ी को पहनने से पहले उन्होंने एक लोहे की टोपी जैसा, एक टोपी के जैसा, एक कैप की तरह एक लोहे के टोपी पहनी थी उन्होंने, जो एक कटोरे के शेप की थी, एकदम राउंड कैप जैसी थी, वो लोहे की थी, मजबूत थी। फिर उसके ऊपर उन्होंने पगड़ी पहनी थी, ताकि अगर उनके सर पे वार करता है अफजल खान या कोई भी, तो वो सुरक्षित रह सके। उन्होंने अपने कपड़े के अंदर, जो कपड़े वो पहनते थे, जो कुर्ते जैसा वो पहनते थे, मुझे ठीक से मुझे पता नहीं क्या कहें उसे, कुर्ता कहें या जो भी, जो कहते हो आप कमेंट में बताना अगर आपको पता हो। तो उस कुर्ते के अंदर उन्होंने अंदर भी कवच पहना था, बख्तर पहना था, ताकि वहाँ भी वो सुरक्षित रह सके, वो एरिया भी उनका प्रोटेक्टेड रहे। उन्होंने अपने लोअर राइट बैक के निचले हिस्से में, लोअर राइट बैक, उन्होंने एक कटार छुपा के रखी थी। वो भी अपने उस कुर्ते के अंदर, बाहर एक्सपोज नहीं की हुई थी उन्होंने, कुर्ते के अंदर वो कटार आपने देखी होगी। और मराठा साम्राज्य में, मराठा सैनिकों में ऑलमोस्ट 95 to 99% मराठा सैनिकों ने उसका इस्तेमाल किया है, उस कटार का हमेशा रखते थे अपने साथ। तो उन्होंने भी उस कटार को अपने लोअर राइट बैक में अंदर की तरफ, कपड़े के अंदर की तरफ छुपा के रखा था। और अपने लेफ्ट हैंड में अंदर की तरफ उन्होंने बाघनक पहना हुआ था। आप अभी देख पा रहे होंगे वो फोटो। बाघ का मतलब होता है टाइगर, इंग्लिश में जिसको हम टाइगर कहते हैं, हिंदी में बाघ है वो।
तो बागनक पहना हुआ था और आप जैसे देख सकते हैं वो अंदर की तरफ होता है, तो वो आसानी से आपके ओपोनेंट को या फिर आपके दुश्मन को वो विजिबल नहीं होगा। तो उन्होंने ये सब तैयारियां करके वो चल दिए थे अफजल खान से भेंट करने। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताई थी। देखिए, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी, आपने इस टॉपिक का जो पार्ट 1 देखा था, तो आपको पता होगा कि अफजल खान के पास सैनिकों से लेकर, धन दौलत से लेकर, हथियारों से लेकर हर तरह की सुख सुविधा उसके पास थी। तो जितनी भी जगह देख लो, ज़्यादातर जगह पर उसके पक्ष में ये जो लड़ाई थी, ये जो युद्ध था, ये उसके पक्ष में था, उसके पक्ष में ज़्यादा था। तो जब सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग होती है तब तो आप अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जब सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो तब आप कैसे काम करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है तब आपको पेशेंस से काम लेना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको जो मैंने पहले नहीं बताई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने अफजल खान, देखिए अफजल खान की खुद की स्ट्रेंथ भी बहुत थी, आप मानेंगे नहीं। अफजल खान की हाइट, अफजल खान हाइट बॉडी में मैं आपको बता दूं उसकी हाइट 7 फुट थी, वो लगभग 7 फुट का था। और यहाँ पे एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो उनकी हाइट ऑलमोस्ट 5 फीट 9 या 5 फीट 10 के आसपास थी। तो ऐसा नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ताकतवर नहीं थे, वो भी ताकतवर थे, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा एडवांटेज ज़्यादा अफजल खान को ही था। तो ये एक और एडवांटेज उसके पास था। तब सोचिए कितना हिम्मत लेकर, कितनी बहादुरी से वो छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान का सामना करने जा रहे थे। तो अफजल खान से मिलने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज मंडप के अंदर पहुंचे। मंडप के अंदर पहुंचे तो दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत हुई। दोनों के साथ उनके अपने अपने अंगरक्षक और दोनों के खुद के नेगोशिएटर भी थे। थोड़ी देर दोनों के बीच डिस्कशन हुआ, थोड़ी बातचीत हुई। बाद में दोनों एक दूसरे को गले मिलने के लिए आगे आए। तो जब छत्रपति शिवाजी अफजल खान के नज़दीक गए तब ऑब्वियसली अफजल खान की हाइट 7 फीट थी, तो 7 फुट का आदमी था वो, तो छत्रपति ऑलमोस्ट उसकी चेस्ट तक आ रहे थे। दोनों आपस में गले मिले। तो जब गले मिल रहे थे तो 2-3 बार, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, फिर जब वापस दोनों अपने अपने लेफ्ट साइड में गए गले मिलने के लिए, तब अफजल खान ने छत्रपति को अपने बाएं हाथ में उनका सर पकड़ के ऐसे घुमा के उनका सर अपने हाथ में दबोच लिया, उन्हें पकड़ लिया और जोर से जो कटार है वो उनके पीठ में दे मारी। उसके पास जो कटार थी वो पीठ में दे मारी, लेकिन छत्रपति ने कवच पहना हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि कवच वो पहन के आए थे, सारी तैयारी करके आए थे। छत्रपति अलर्ट हो गए और उसी समय उन्होंने जो बागनक थे उनके पास, उन्होंने वो बागनक से, जो वो झुके हुए थे तो अलर्ट हो गए, तो वो बागनक से उन्होंने, छत्रपति ने अफजल खान की पीठ में दे मारा और पीठ से होते हुए पूरी छाती चीर दी, पेट चीर दिया। और फिर जो कटार उनके पास थी वो सीधे उसकी छाती में दे मारी, जो कटार वो पीछे रख के लाए थे अपनी पीठ में। तो ऐसे छत्रपति ने अफजल खान का वध कर दिया। अफजल खान को मारने के बाद छत्रपति मंडप में से बाहर निकले तो उस समय अफजल खान का जो नेगोशिएटर था कृष्णाजी भास्कर, उसने छत्रपति पर वार किया उनके सर के ऊपर, लेकिन उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी और उनको माथे के ऊपर यहाँ साइड में हल्की सी चोट आई, लेकिन कोई ज़्यादा सीरियस चोट नहीं थी। तो उस समय कृष्णाजी भास्कर का वार रोक के छत्रपति ने अपनी तलवार निकाली और तुरंत कृष्णाजी भास्कर के गर्दन पर रख दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं किसी ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने कृष्णाजी भास्कर को जाने दिया, लेकिन कृष्णाजी भास्कर ने 2 बार और छत्रपति पर वार करने का प्रयास किया, उन्हें मारने का प्रयास किया। जब कृष्णाजी भास्कर ने तीसरी बार छत्रपति पर हमला किया तब छत्रपति ने विवश होकर कृष्णाजी भास्कर को जान से मार दिया। उसी समय सैयद बंडा, जो अफजल खान का अंगरक्षक था, उसका बॉडीगार्ड था, उसने छत्रपति पर वार किया, लेकिन उसी समय छत्रपति के अंगरक्षक ने, जीवा महल ने, उसके वार को रोका और बीच में ही वहीं पे उसे जान से मार दिया। जीवा महल ने सैयद बंडा को मार दिया जान से। जब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तब नुकसान दोनों पक्षों का होता है। जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के तरफ जो नुकसान हुआ उसकी बात करें तो उनके लगभग 1000 से 1500 के आसपास सैनिक शहीद हुए। वहाँ दूसरी तरफ अफजल खान को जो नुकसान हुआ, तो जो सैनिक मरे उनकी संख्या लगभग 5000 की थी, 5000 से 5500 के आसपास। केवल इतना ही नहीं, अफजल खान के पक्ष को और भी अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा।
ऐसा माना जाता है कि लगभग 65 हाथी, 4000 घोड़े, 1200 ऊंट तक उन्हें गंवाने पड़े थे। और उसके अलावा हीरे जवाहरात जिनकी कीमत उस समय 3 लाख रुपयों की थी। अब उस समय 3 लाख रुपयों की कीमत बहुत अधिक थी, तो 3 लाख रुपयों के आसपास हीरे जवाहरात, उसके ऊपर से लगभग 10 लाख रुपयों का नुकसान होना, तो ये सब नुकसान भी उसको उठाना पड़ा था। तो अफजल खान, जिसके पास ज़मीन जायदाद, धन दौलत, हथियार, सेना, हर तरह की ताकत थी, हर तरह की सुविधा थी, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर मराठा सैनिकों की तरफ से इतना बड़ा नुकसान चुकाना पड़ा था। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, लाइक बटन दबाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं। उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, वीडियो के बारे में कोई सजेशन दे सकते हैं। आप अपने परिवार वालों के साथ और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों अकाउंट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी है और मेरे यूट्यूब चैनल के जो अबाउट वाला सेक्शन है वहाँ भी है, तो आप चाहे तो वहाँ पर भी जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरी पुरानी वीडियोस और स्पेशली मेरा पार्ट 1 आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो का, इस टॉपिक का पार्ट 1 देखना चाहते हैं, तो वो वीडियो और बाकी वीडियोस की भी लिंक इस वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।